वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं काठल द कोर। मूवी की शुरुआत में हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी पंचायत के होने वाले इलेक्शन के लिए मैथ्यू को खड़ा करना चाहती है। असल में मैथ्यू के पिता ने इस पार्टी के लिए काफी कुछ किया है, पर अब उनकी उम्र हो गई है और अब वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते। इसीलिए पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि उनके जगह पर पार्टी में मैथ्यू ले। मैथ्यू को सभी लोग जानते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता रहता था। बाकी मैथ्यू के घर की बात करें तो वो अपने पिता और अपनी पत्नी ओमना के साथ रहता है। मैथ्यू और ओमना की शादी को 20 साल हो गए हैं। दोनों की एक बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में ही रहती है। कभी कभार घर आती है और उसका नाम है फेनी। इसके बाद हमें ओमना को दिखाया जाता है जो कि चर्च में प्रार्थना करके जब बाहर आती है तो वहां उसकी बेटी फैनी उससे पूछती है, क्या आपने पापा से बात की? जवाब में ओमना ना बोलती है और कहती है कि मैं जल्द ही सही वक्त देखकर उनसे बात कर लूंगी। अब यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। ओमना और मैथ्यू जब साथ में लेटे होते हैं तभी मैथ्यू उससे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ या फिर ना, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ओमना कहती है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इलेक्शन में बिल्कुल खड़े हो जाइए। इतना कहकर ओमना दूसरी तरफ करवट ले लेती है। यहाँ हम उसके चेहरे से साफ समझ पाते हैं कि वो मैथ्यू को कुछ कहना तो चाहती है जो वो कह नहीं पा रही है। अब अगले दिन फैनी के साथ ओमना का भाई भी मैथ्यू के घर पर आता है जो मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें ये इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। तुम्हें सब जानते हैं और मानते भी हैं, इसलिए तुम्हारी जीत तो पक्की रहेगी। सीन यहाँ से थानकन नाम के एक आदमी की तरफ शिफ्ट होता है जिसका एक ड्राइविंग स्कूल है और वो लोगों को कार ड्राइव करना सिखाता है। कुछ लेडीज को सिखाने के दौरान थानकन देखता है कि उसका भांजा अपने स्कूल के बाहर किसी लड़के से लड़ रहा है। ये लड़ाई असल में एक लड़की की वजह से हो रही थी। फिलहाल थानकन इस लड़ाई को शांत करवाता है और अपने भतीजे के साथ घर पहुंच जाता है जहां उस लड़के की माँ यानी कि थानकन की बहन आई हुई थी जिसकी एक छोटी बेटी भी है। थानकन का भांजा उसी के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता नशे में उसे काफी ज्यादा मारते थे। फिलहाल यहाँ बात करें मैथ्यू की तो इलेक्शन लड़ने के लिए वो राजी हो जाता है और इसी के साथ इलेक्शन कैंपेन भी जोरों शोरों से चलना हो जाता है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि ओमना आखिरकार मैथ्यू से बात कर ही लेती है जो वो इतने दिनों से करना चाहती थी। असल में ओमना ने मैथ्यू के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स केस कर दिया था। ये सुनकर तो मैथ्यू दंग रह जाता है। उनके बीच ना ही कोई लड़ाई हुई ना ही कोई बहस हुई, तो फिर ओमना ने ऐसा किया क्यों? मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इलेक्शन सर पर थे और अगर ये बात बाहर आ गई तो मैथ्यू के पॉलिटिकल करियर पर असर पड़ेगा। यहाँ ओमना बताती है कि मैंने डाइवोर्स की पिटीशन 2 महीने पहले दे दी थी। मुझे क्या पता था कि ये केस इस इलेक्शन के साथ ही शुरू होगा और उस वक्त तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि आप ही इलेक्शन लड़ोगे। आगे हम ये भी जान पाते हैं कि ओमना की डाइवोर्स पिटीशन कोई नॉर्मल पिटीशन नहीं थी बल्कि उसने लिखा था कि मेरा पति होमोसेक्सुअल है और वो अपने पति होने के फर्ज को नहीं निभा पा रहा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये केस ओमना ने 20 साल के बाद क्यों किया? इसका जवाब दोस्तों कहानी में आगे मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ओमना ने इतने साल इंतजार क्यों किया? छोड़ो रहने दो, आप आगे देखो। अब ओमना की इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था, फिर चाहे बाहर का कोई हो या फिर उसका अपना भाई, सभी मैथ्यू के सपोर्ट में थे क्योंकि मैथ्यू इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताना चाहता था। ओमना को हर कोई यही समझा रहा था कि तुम अपना केस वापस ले लो, पर ओमना का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। इस केस का फायदा उठाकर अपोजिशन पार्टी वाले भी मैथ्यू को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब मैथ्यू को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर ओमना से कह देता है, तुम केस वापस नहीं लोगी तो अब बताओ मैं क्या करूं? ओमना कहती है कि अगर आप केस लड़ना चाहते हैं तो केस लड़ो या फिर पेपर पर साइन कर दो। मैथ्यू भी अपने लिए वकील हायर करता है जिसका नाम सजिता है और ओमना की वकील का नाम अमीरा होता है। केस के पहले दिन जज मैथ्यू और ओमना को काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं। अब ये अलग ही मैटर हो गया था और मैथ्यू ना तो ओमना के लगाए आरोपों को मान रहा था और ना ही उसे झुठला रहा था, यानी कि काउंसलिंग की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं होता और इनके केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे देखते हैं तो मैथ्यू और ओमना घर में साथ जाते हैं। पहले सजिता ओमना से पूछती है, एक बात बताइए आप ये डाइवोर्स क्यों करना चाहती है? ओमना कहती है कि मैथ्यू होमोसेक्सुअल है। इसके बाद अगला सवाल ये पूछा जाता है, अगर मैथ्यू होमोसेक्सुअल है तो आपकी 19 साल की एक बेटी कैसे हुई? इस पर ओमना जवाब देती है कि मैंने मैथ्यू को जबरदस्ती इसके लिए राजी किया था, बाकी वो तो कभी मुझ में रुचि दिखाती नहीं। सजिता ये भी पूछती है कि आप दोनों कितनी बार इंटीमेट हुए? ओमना कहती है 4 बार। 4 बार ये तो एक हफ्ते में नॉर्मल है, लेकिन सजिता की बात काटते हुए ओमना कहती है 20 सालों में 4 बार। और ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। साथ ही ओमना ये भी बताती है कि मेरे पति का थानकन से रिलेशन भी है, यानी कि थानकन भी मैथ्यू की तरह होमोसेक्सुअल था। जब मैथ्यू की बारी आती है तो वो कुछ भी खुलकर नहीं बोलता, ओमना की सारी बातों को गलत बताता है। फिर यहाँ जज अगली तारीख दे देता है। वहां से सीधा मैथ्यू ओमना को घर छोड़ने के बाद अपनी बेटी फैनी से मिलने के लिए चला जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी उसके झूठ पर विश्वास करेगी, लेकिन उसे तो पिता के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। यहाँ तक कि ये केस करने से पहले फैनी और ओमना ने 2 घंटे तक बात भी की थी। फैनी कहती कि पापा मैं आपसे गुस्सा या शर्मिंदा नहीं हूँ, पर मुझे आपके लिए दुख होता है। आप लोगों के डर से खुद की असलियत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, यही प्रॉब्लम है आपकी।
अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर मैथ्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे भी कभी कभी माँ बाप को सही रास्ता बता देते हैं। इसके बाद अब थानकन वाली बात हर जगह फैल जाती है। साथ ही मैथ्यू के बारे में लोगों को पक्का हो गया था, जिस कारण थानकन का भांजा थानकन से नफरत करने लगता है। इधर ओमना को समझाने के लिए खुद चर्च के फादर आते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम ये केस वापस ले लो, नहीं तो इस मैटर की वजह से सभी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ उंगली उठाएंगे। ओमना कहती है कि उंगली क्यों उठाएंगे, हमारे कानून में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है। मैं भी इसलिए 20 सालों तक चुप रही, क्योंकि मैं अपने पति को जेल में नहीं डलवाना चाहती। मैंने अपनी उम्र के 20 साल इस रिश्ते को दिए और अब जब वक्त सही है तो मैं अब निकलना चाहती हूँ इस रिश्ते से। फादर के जाने के बाद शाम को मैथ्यू के पिता ओमना से कहता है, इस केस की वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है, इसे वापस ले लो बेटा। ओमना जवाब देती है कि मेरी जब मैथ्यू से शादी हुई थी, मुझे कुछ दिनों के बाद ही उनके बारे में पता चल गया था। अपने मम्मी पापा से बताती इस बारे में तो वो एक दूसरे की गलतियां निकालने लग जाते। फिर मुझे आप मिले, जिन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी समझकर प्यार दिया। मुझे पति तो नहीं मिला पर पिता जरूर मिल गया। आपकी वजह से मैं यहाँ रह गई। मैंने एक माँ, पत्नी और बहू का सारा फर्ज पूरा कर दिया है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी अपने लिए भी जिए? उसकी ये बात सुनकर मैथ्यू के पिता भी रो देते हैं। यहाँ तक कि ओमना का भाई भी मैथ्यू से कह देता है कि तुम्हें अब ओमना को आजाद कर देना चाहिए। जानते हो, ओमना किसी और लड़के से प्यार करती थी, पर मैंने उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि वो लड़का तो शादी के बाद भी ओमना को ले जाने के लिए तैयार था, पर वो नहीं गई। आज पता है वो कहाँ पर है? यूके में उसका खुद का बिजनेस है। इसी बीच दूसरी ओर थानकन की बहन भी अपने बेटे को लेकर चले जाती है। वो कहती तो है कि मैं इसे कुछ दिनों के बाद वापस छोड़ जाऊंगी, लेकिन थानकन समझ चुका था कि वो अपने बेटे को क्यों लेकर गई है। उन लोगों के जाने के बाद थानकन काफी रोता है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ओमना की तरफ से गवाही देने के लिए खुद मैथ्यू के पिता कोर्ट आते हैं, जो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के बारे में उस वक्त पता चला जब मैंने उसे थानकन के साथ देखा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैथ्यू की शादी हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मैथ्यू तो शादी करना ही नहीं चाहता था। मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की। वो कहते हैं कि जब फैनी की डिलीवरी हुई थी तो वहां ओमना के साथ मैथ्यू नहीं बल्कि मैं मौजूद था, क्योंकि उस वक्त थानकन का एक्सीडेंट हुआ था और मैथ्यू उसकी देखभाल में व्यस्त था। उसकी इसी हरकत की वजह से मैंने उसे आज तक माफ नहीं किया और तब से हमारे बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई है। उनकी इस गवाही को सुनकर जज कह देते हैं कि इस केस का फैसला अब अगली तारीख को होगा। अब यहाँ केस पूरी तरह से ओमना की तरफ हो गया था। घर पहुंचने के बाद मैथ्यू अपने पिता से कहता है कि आपने बचपन से ही मुझे समझा है। मुझे अगर कोई भी चीज पसंद आती तो आप मेरे कहने से पहले ही समझ जाते थे और वो चीज लाकर मुझे दे देते थे। फिर आपके ये समझ में क्यों नहीं आया कि मैं बाकियों से अलग हूँ? क्यों आपने मुझे अपने तरीके से जीने नहीं दिया? मैंने अनजाने में उस बेचारी ओमना की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब कुछ कहकर वो रोने लग जाता है। फिर उसके पिता उसे गले लगाकर कहते हैं, बेटा मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो। इसके बाद मैथ्यू ओमना के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम अपनी जिंदगी जियो। यहाँ ओमना मैथ्यू से एक बहुत ही बढ़िया बात बोलती है। वो कहती है कि तुम पति भले ना बन पाए पर एक अच्छे बेटे, अच्छे पिता और मेरे अच्छे दोस्त जरूर बन गए हो। मुझे जब भी कुछ डिस्कस करना होता है तो मैं आपसे ही करती थी, और ये डाइवोर्स मैं अपने लिए नहीं आपके लिए भी ले रही हूँ, ताकि आप इस रिश्ते के बंधन से आजाद होकर अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। फिर इसके बाद ओमना रोते हुए मैथ्यू से कहती है, क्या अलग होने से पहले एक आखिरी बार हम साथ सो सकते हैं? ये बात सुनते ही मैथ्यू उसके गले लग जाता है। अगली सुबह दोनों ही अपने वकील के सामने डाइवोर्स पेपर पर साइन करते हैं, जहां पर फैनी भी मौजूद होती है। इसके बाद काफी अच्छे से इलेक्शन भी होता है, जिस दौरान हम थानकन को भी खुश देखते हैं। उसका भांजा अब उसके साथ तो रहता नहीं, लेकिन वो कभी कभी उससे मिलने खुद जल जाता है। मूवी के आखिर सीन में हम मैथ्यू को ओमना के साथ एक कैफे में देखते हैं, जहां वो एक दोस्त की तरह ओमना को किसी दूसरे आदमी के साथ डेट करने के लिए लाता है, ताकि ओमना अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू कर पाए। और जब मैथ्यू वहां से बाहर निकलता है तो हम वहां थानकन को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। मतलब कि मैथ्यू ने भी अपनी खुशियों के मुताबिक जिंदगी जीने का पूरा फैसला कर लिया था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मैथ्यू की सच्चाई दुनिया के सामने आने के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत गया, जिससे दोस्तों हमें ये बात पता चलती है कि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। पर एक बार अगर हमने खुद को एक्सेप्ट करके स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया तो दुनिया क्या, छोटी सी छोटी चीज भी हम एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हर वक्त एक सा नहीं रहता दोस्तों। तो इसी शानदार मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और अगर आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर की तरफ जाएं तो शायद आपको अच्छा लग जाए, तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।